बीबीसी दुनिया की बड़ी खबरों में अमेरिका ईरान जंग लगातार तेज हो रही है। 5 महीने बाद भी हमले जारी हैं। ईरानी सेना के मुताबिक उसने किश द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। चीन ने कहा कुवैत में उसकी कंपनी की इमारत भी निशाने पर आई। ईरानी टीवी के अनुसार किश में अमेरिकी हमले में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने कहा उसने मिलिट्री कमांड सेंटर और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इस जंग की आंच अब अफ्रीका तक पहुंची है। मिस्र के भूमध्य सागर स्थित पोर्ट पर ड्रोन हमले से 2 गैस स्टोरेज शिप में आग लगी। ईरान ने हमले से इनकार किया। मिस्र के पीएम ने कहा जांच के बाद प्रतिक्रिया तय होगी। अमेरिका के सेंटकॉम चीफ अगले 2 हफ्ते बड़े हमलों की योजना बना रहे हैं। वहीं हूथी विद्रोहियों ने सऊदी ड्रोन मार गिराने और तेल ठिकानों पर हमले का दावा किया। दूसरी बड़ी खबर गजा से है। हमास ने राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास अपने हथियार, ठिकानों और सुरंगों का ब्यौरा नई फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपने और पूरी तरह हथियार छोड़ने को तैयार है, बशर्ते इजरायली सेना चरणबद्ध वापसी करे और रोजाना सैकड़ों राहत ट्रक आने दिए जाएं। इजरायल ने कहा बिना हथियार छोड़े वापसी नहीं होगी। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। स्पेन के सियूटा में 24 घंटे में मुलक्को से करीब 60,000 प्रवासी जमीन और समुद्र के रास्ते दाखिल हुए, जिसमें 19 की मौत हुई। म्यांमार में सैन्य शासक मिन आंग हलाइन के खिलाफ विरोध जारी है। लाखों लोग विस्थापित हैं। वहीं ब्रिटेन के 70 साल पुराने लवेल टेलीस्कोप की फंडिंग 2028 से बंद हो रही है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय बेहद निराश है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या अमेरिका के हाथ से निकलती जा रही है ईरान के साथ चल रही जंग? तेज होती जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई। एक दूसरे पर जारी हैं दोनों के हमले। अफ्रीका तक पहुंचा दायरा। जानेंगे कितने नाजुक हैं हालात। हमास ने मंजूर किया ट्रंप का पीस प्लान। हथियार छोड़ने की शर्त भी मानी। क्या इजराइल मान जाएगा? क्या इजराइल गजा के बीच होगी पूरी तरह शांति? मोरक्को से स्पेन के सूटा में 24 घंटे के अंदर क्यों अवैध ढंग से दाखिल हुए हजारों प्रवासी? बड़ी संख्या में तैनात की गई पुलिस और सेना। जानेंगे कैसे हैं हालात। म्यांमार में अब भी लाखों लोग कर रहे हैं सेना के शासन का विरोध, लेकिन क्या कभी पूरा होगा क्रांति के सफल होने का उनका सपना? देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट और जानेंगे कई सालों तक यूनिवर्स को स्टडी करने में मददगार रहे एक टेलीस्कोप पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग लगातार तेज होती जा रही है। ईरानी सेना का कहना है कि उसने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कैश्म आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सेना की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चीन का कहना है कि ईरानी हमले में कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत भी निशाना बनी। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक गुरुवार को कैश्म में अमेरिकी हमलों में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने द्वीप पर सैन्य कमांड सेंटर और मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया था। और इस जंग की आंच अफ्रीका तक पहुंचती दिख रही है। मिस्र के राष्ट्रपति ने अमेरिका ईरान संघर्ष के पूरे क्षेत्र में और फैलने की चेतावनी दी है। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में उसके पोर्ट पर हुए एक ड्रोन हमले के बाद गैस स्टोरेज के 2 शिप्स में आग लग गई। इस युद्ध के दौरान पहली बार मिस्र पर इस तरह का हमला हुआ है। किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है वैसे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने मिस्र को दोस्त बताया है और सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस हमले पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। सरकार अपने स्तर पर जरूरी कदम उठा रही है। हम हालात को समझ रहे हैं। हमारा हर फैसला पक्के तथ्यों के आधार पर होगा, जिनकी हमें पूरी तरह पुष्टि करनी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने इस पूरे मामले को प्रोफेशनल तरीके से संभाला है। सुरक्षा से जुड़ी टीम इस घटना, इसके सोर्स और पूरे हालात की जांच कर रही है। इसके बाद तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में मिस्र की ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी। इस पूरे रीजन में हालात कितने नाजुक हो गए हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की रिपोर्ट में। जंग के 5 महीने बाद भी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है।
लेकिन उसके मकसद पूरे होते नहीं दिख रहे। अमेरिका ने खाड़ी में केशम आइलैंड और ईरान के तेल प्रोडक्शन वाले प्रांत खुजेस्तान पर हवाई हमले किए हैं। खबर है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैडली कूपर ने ईरान पर अगले 2 हफ्तों तक और ज्यादा बड़े हमलों की योजना बनाई है। लेकिन इसके बावजूद ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC झुकने को तैयार नहीं है। यहां वो जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल दाग रहा है। ये युद्ध अब और फैलता जा रहा है। इस हफ्ते यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब का एक ड्रोन मार गिराया। इससे एक दिन पहले उन्होंने सऊदी तेल ठिकानों पर हमला किया था। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर ईरान समर्थित एक इराकी मिलिशिया पर हवाई हमला किया। ये मिलिशिया भी सऊदी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रही थी। अब मिस्र के भी इस संघर्ष में खींचने का खतरा बढ़ गया है। दमियाता पोर्ट पर एक अज्ञात ड्रोन ने गैस कंटेनर जहाज में आग लगा दी। इस बीच अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही अब भी बड़े पैमाने पर बंद है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी इस ऑडियो में IRGC की नेवी एक कमर्शियल शिप को हमले की धमकी देती सुनाई दे रही है। You are running danger. To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Navy out. पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये पूरे हालात काफी निराश करने वाले हैं। अमेरिका की मिलिट्री पावर ईरान से कहीं ज्यादा है, लेकिन अब तक वो ईरान को झुकाने में नाकाम रहा है। और 5 महीने की नाकाम कूटनीतिक कोशिशों के बाद अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस जंग को खत्म कैसे किया जाए। BBC संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की रिपोर्ट। और आज आई वो खबर जो ईरान के साथ युद्ध के मोर्चे पर उलझे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी राहत लेकर आई। गजा के मोर्चे पर इजराइल और गजा में युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। हमास गजा में पूरी तरह हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यह हुआ है उस शांति प्रस्ताव के तहत जो डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की ओर से पेश की गई थी। लेकिन इस शांति की शर्तें भी हैं। कई महीनों की बातचीत के बाद हमास ने कहा है कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की ओर से पेश की गई योजना स्वीकार कर ली है। हमास का कहना है कि वो अपने पास मौजूद हथियार, गजा में मौजूद सैन्य ठिकानों और सुरंग के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा शेयर करेगा। नई योजना के मुताबिक ये सारे हथियार नई फलस्तीनी प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी में रखे जाएंगे और उन्हें इजराइल को नहीं सौंपा जाएगा। और इसके बदले गजा से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि जब तक हमास वाकई हथियार नहीं छोड़ता, सेना पीछे नहीं हटेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। और यही वो मसला था जिस पर निर्भर कर रहा था गजा में पूरी तरह युद्ध खत्म होगा या नहीं। लेकिन अब भी सवाल कई हैं। क्या हमास की शर्तों पर इजराइल में सब राजी हो जाएंगे? क्या इजराइल ने हमास की शर्तें मानकर गजा के इलाकों से सैनिकों की वापसी अगर नहीं की तो क्या होगा? और क्या इजराइल के हमले पूरी तरह रुक जाएंगे? क्योंकि सीज़ फायर के दौरान भी इजराइल गजा पर हमले करता रहा है। BBC संवाददाता शाइमा खलील समझा रही हैं इस प्रस्ताव की अहम बातें क्या हैं। Israel hasn't officially commented on this, but look, potentially this is इसराइल ने अभी तक इस योजना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर ये लागू होती है तो ये बेहद महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमास ने BBC से कहा है कि वो गजा में पूरी तरह हथियार छोड़ने पर सहमत है। हमें इस योजना का मसौदा भी मिला है जिसमें चरणबद्ध तरीके से हमास के राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण को समाप्त करने की रूपरेखा दी गई है। ये बेहद जटिल प्रक्रिया होगी और इसमें लंबा वक्त लग सकता है। पहले गजा के छोटे हथियारबंद समूह हथियार छोड़ेंगे, उसके बाद हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जाएगा। इसमें सुरंगें, हथियार बनाने के ठिकाने, भारी हथियार और लड़ाकों के निजी हथियार भी शामिल हैं। दूसरी ओर हमास तत्काल मानवीय सहायता, रोजाना लगभग 600 राहत ट्रकों की आवाजाही और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी की उम्मीद कर रहा है। यही इस पूरी योजना के सबसे अहम पहलू हैं। for this operation. और अभी स्पेन में जंगलों की आग खबरों में थी जिसने मुसीबत बढ़ाई और अब इमिग्रेशन ने अचानक एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अधिकारियों का अनुमान है कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के इलाके स्यूटा में सिर्फ 24 घंटों में करीब 60,000 प्रवासी मोरक्को से ज़मीन और समंदर के रास्ते दाखिल हो चुके हैं। अचानक प्रवासियों की इतनी बड़ी संख्या पहुंचने से स्थानीय व्यवस्था पूरी तरह दबाव में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार करने की कोशिश के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें सीमा के मोरक्को वाले हिस्से की हैं
जहां फानीदेख शहर के पास रात भर हुई झड़पों के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। कुछ लोगों ने बॉर्डर पर लगे बैरियर पर चढ़कर या उसे तोड़कर पार कर लिया, जबकि कई लोग समंदर के रास्ते तैरकर वहां पहुंचे। और सूटा उत्तरी अफ्रीका के तट पर मोरक्को से लगा हुआ है। यह स्पेन के उन 2 इलाकों में एक है जहां जमीन के रास्ते यूरोपीय संघ और अफ्रीका के बॉर्डर्स मिलते हैं। इस पूरे मामले पर देखिए बीबीसी के यूरोप संवाददाता निक बिग की रिपोर्ट। अफ्रीका के उत्तरी छोर पर बड़ी संख्या में लोग यूरोपियन यूनियन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग, खासकर युवा, मोरक्को से तैरकर स्पेन के स्यूटा इलाके की सीमा तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सफर आसान है, लेकिन कईयों के लिए ये बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस साल इस रास्ते से आने की कोशिश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये शख्स बताते हैं कि वो सुबह 6 या 7 बजे निकले थे। उनका कहना है कि वो ठीक हैं। लोगों का ये सैलाब अब यूरोपीय संघ की जमीन पर पहुंच चुका है। कुछ लोगों ने नारा लगाया, स्पेन जिंदाबाद। ये यहाँ पिछले 5 साल में सीमा पार करने की सबसे बड़ी घटना है। बताया जा रहा है कि मोरक्को के बॉर्डर गार्ड्स, जो आमतौर पर इस रास्ते की निगरानी करते हैं, वो वहाँ से हट गए थे। ये सब स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें उसने कहा था कि उत्तरी अफ्रीका में स्पेन की जमीन तक पहुँचने की कोशिश करते हुए पकड़े गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। स्यूटा के एक निवासी को आज का मंजर देखने के बाद लगता है कि ये सारी कोशिश आखिरकार बेकार साबित होगी। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग स्पेन क्यों आते हैं। इन्हें क्यों यकीन दिलाया जाता है कि यहाँ भविष्य है और नौकरियाँ मिलेंगी। हाँ, कुछ नौकरियाँ हैं, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इनके पास कुछ नहीं होता और लोग इनके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे इनकी कोई अहमियत ही ना हो। स्पेन की दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी ने इसे घुसपैठ बताया है। सरकार ने सैकड़ों और सैनिक और पुलिसकर्मियों को तैनात करने का ऐलान किया है। इटली का कहना है कि स्पेन को यूरोपीय संघ के बिना बॉर्डर वाले शेंगेन जोन से हटा देना चाहिए। बीबीसी संवाददाता निक बीक की रिपोर्ट। और अगले हफ्ते म्यांमार के मिलिट्री रूलर मिंग ऑन्ग हैंग थाईलैंड का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस तरह वो अपने शासन को इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता दिलाना चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव के बाद उन्होंने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जबकि उस चुनाव में धांधली की बात सामने आई थी। इस बीच रूस और चीन से मिले साथ के दम पर सेना ने उन कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है जिन पर हथियारबंद विद्रोही गुटों ने कंट्रोल कर लिया था। बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड थाईलैंड के बॉर्डर से लगे शहर माइसोट पहुंचे। वहां उन्होंने म्यांमार में जारी गृहयुद्ध से भागकर आए लोगों से बात की। यिन यिन आंग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान पैक कर रही हैं। वो पिछले 2 साल से भटक रही हैं। हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें उत्तर पश्चिमी म्यांमार में मौजूद उनके गांव से जबरन निकाल दिया था। कई महीने तक आंग और उनके पड़ोसियों को बिना घर के रहना पड़ा। हम भागकर जंगल और पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था। हमें नदी का पानी पीना पड़ता था। सभी लोग उसी जगह टॉयलेट भी करते थे। इतने सारे लोगों के एक साथ रहने से डायरिया फैल गया। वहां न कोई अस्पताल था, न ही मेडिसिन। हालात बेहद मुश्किल थे। यिन जिस सिविल वॉर से बचकर भागी थीं वो आज भी जारी है, लेकिन मिलिट्री रूल के खिलाफ लड़ रहा हथियारबंद गुट कमजोर होता जा रहा है। रूस और चीन के साथ से तख्ता पलट के लीडर मिन आंग हलाइंग सत्ता पर पकड़ और मजबूत करते जा रहे हैं। जिस बदलाव का सपना देश के लोगों ने देखा था वो अब ठहर गया है। ये उन कई सेफ हाउसेस में एक है जहां म्यांमार से हाल ही में आए लोगों को शरण दी जाती है। इन कमरों के हर दरवाजे के पीछे दर्द और संघर्ष की एक कहानी छिपी है। अब हम एक ऐसे युवक से मिलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सैन्य शासन के खिलाफ हथियार उठा लिया था। बाद में उसे पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर यातनाएं दी गई, लेकिन अब उसका कहना है कि उसका मन बदल गया है। जब मैं जेल में था तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मुझे लगता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है क्योंकि वे एकजुट नहीं हैं, वो आपस में लड़ते हैं। मुझे ये पसंद नहीं। आपका भरोसा उठ गया? हाँ, मैंने लोगों को मरते और घायल होते देखा। ये देखना मुश्किल था। इस वजह से मैंने हथियारों से लड़ने का रास्ता छोड़ दिया। तो क्या आपने ये लड़ाई पूरी तरह छोड़ दी है? अब आप इस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं? हाँ, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया।
उन्होंने ऑनलाइन पढ़ना चुना और अब वो सेफ हाउस में रह रहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि कई लोग लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हैं। ये कपल अपने पहले बेबी के जन्म के लिए बॉर्डर पार कर यहाँ आया था। ये यंगून में बारटेंडर रहे हैं, लेकिन वो सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे एक मजबूत विद्रोही ग्रुप में शामिल हो गए। अब वो जल्दी से संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार के लिए आया हूँ। मैं अभी हारा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई एक दिन सफल होगी, क्योंकि वो पूरे देश के खिलाफ जंग और उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जिनकी उन्हें सुरक्षा करनी थी। सेना कभी नहीं जीत सकती। यिन आंग और उनके बेटे इस नए सेफ हाउस पहुंचे। यिन के पास कोई जॉब नहीं है, काफी कम पैसे हैं, डिपोर्ट किए जाने के डर के साथ जिंदगी जी रही हैं। यिन अपने गांव जाना चाहती हैं, लेकिन मिन आंग हलाइंग के सत्ता में रहने तक वहां लौटने की हिम्मत नहीं कर सकती। यिन लाखों म्यांमार के लोगों में से एक हैं जिन्हें निर्वासन में रहना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड की रिपोर्ट। और 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के राज को समझने में मदद की। लेकिन यूके का ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो जॉर्डरेल बैंक चेशर में है, उसके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूके की सरकार 2028 तक उसकी फंडिंग बंद कर देगी। ये ऑब्जर्वेटरी और इसके टेलीस्कोप के नेटवर्क ब्रह्मांड में बेहद दूर मौजूद गैलेक्सीज का अध्ययन करने और भविष्य के एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रेन करने में मदद करते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। करीब 70 सालों से इंग्लैंड के अंदरूनी इलाके में लवल टेलीस्कोप तैनात है, एक विशाल सफेद डिश जो आसमान से यूनिवर्स से आने वाली कमजोर सी आवाजों को सुन रही है। लेकिन अब यह सिलसिला जल्द खत्म हो जाएगा। विज्ञान को लेकर रिकॉर्ड बजट के बावजूद रिसर्च करवा रही सरकारी एजेंसी ने यह फैसला लिया है कि वो जॉर्डरेल बैंक के साथ जुड़े उन सभी टेलीस्कोप्स के नेटवर्क की फंडिंग काट रही है। This is devastating news. ये बहुत दुख भरी खबर है और मेरे हिसाब से ऐसा करके देश ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये कमाल की फैसिलिटी है। 70 सालों से इससे विज्ञान को काफी फायदा पहुंचा है। ग्रह कैसे बनते हैं, आकाशगंगा कैसे समय के साथ बदलती है, और इससे हम देख पाते थे कि कैसे ब्लैक होल स्टार्स को निगल लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी कमाल की फैसिलिटी है। मुझे समझ नहीं आता इसे बंद करने का फैसला क्यों लिया गया। Just do not understand why the decision has been made to close it. इस टेलीस्कोप को 1950 के दशक में बनाया गया था। इसने रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए रास्ता बनाया और कई वैज्ञानिक उपलब्धियों में योगदान दिया। समय के साथ साथ ये अपग्रेड भी हुआ, जिससे ये आधुनिक होता गया। ये उन टेलीस्कोप्स के नेटवर्क का हिस्सा है जो ये पता लगा रहे हैं कि गैलेक्सीज कैसे बदल रही हैं और ब्लैक होल्स की इसमें क्या भूमिका रहती है। वो उस इनविजिबल डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की तलाश कर रहे हैं जिससे ब्रह्मांड का 95% से ज्यादा हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इसका दूसरा महत्वपूर्ण रोल है युवाओं को प्रेरणा देना। हर साल जॉर्डरेल बैंक में हजारों लोग विज्ञान के चमत्कार को देखने आते हैं। ये यहाँ विज्ञान की एक रोशनी है। मैं जब ग्रेजुएट था तब मैं देश के दक्षिणी हिस्से से यहाँ आया और यहाँ बीते सालों में लाखों लोग आए हैं। हर साल 1.25 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। हम कई सर्वे से ये जान पाए हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ प्रेरित होने आते हैं और वो विज्ञान के क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं वो उससे काफी गर्व महसूस करते हैं। ब्रिटेन की रिसर्च और इनोवेशन एजेंसी जिसने फंडिंग काटने का फैसला लिया है, उसने कहा है कि उसका मकसद उन क्षेत्रों में निवेश पर जोर देना है जिनसे लंबे समय में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की और फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें दुनिया की अगली पीढ़ी की सबसे एडवांस्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी फैसिलिटीज शामिल हैं। जॉर्डरेल बैंक के लीडर्स का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे जिससे विज्ञान का काम चलता रहे। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और इस टेलीस्कोप के साथ ही बंद हो जाएगा इतिहास का एक पन्ना भी। बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव TV, पॉडकास्ट, एक्सप्लेनर्स, सब कुछ एक जगह। तो अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC के साथ।